कि अब हम स्टार्ट करेंगे हीमेटोलॉजी के बारे में। सबसे पहले आरबीसी इंट्रोडक्शन। लाइफ स्पैन आरबीसी की होती है 120 डेज। शेप इज़ बाइकॉनकेव और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सेंट्रल 1/3 जो है वो पेल अपीयर करता है। इस सेंट्रल 1/3 जो है वो पेल होता है और शेप उसका ऐसे बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव शेप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन टू मेंटेन द आरबीसी शेप तो वो है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आरबीसी, बाइकॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसी। अब आरबीसी प्रोडक्शन तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से स्टार्ट होता है, इज अ मल्टीपोटेंट सेल। फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, उसके बाद प्रोएरिथ्रोब्लास्ट फॉर्म होता है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से ही हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन अपीयर करता है फर्स्ट टाइम। ये हीमोग्लोबिन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट और एंड में रेडिकुलोसाइट। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की साइज़ कम होती जाती है, सेल की साइज़ वो भी कम होती जाती है। और लेट नॉर्मोब्लास्ट तब तक न्यूक्लियस जो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो रेटिकुलोसाइट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन रेटिकुलोसाइट देयर इज़ नो न्यूक्लियस। और 1 to 2 डेज़ के बाद रेटिकुलोसाइट मैच्योर हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू आरबीसी। तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के प्रोएरिथ्रोब्लास्ट एंड फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन अपीयर करता है फर्स्ट टाइम। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट तब तक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इसके बाद से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो रेटिकुलोसाइट और फिर आरबीसी, रेटिकुलोसाइट और आरबीसी में दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड 1 to 2 days इज द मैच्योरेशन टाइम ऑफ रेटिकुलोसाइट टू आरबीसी। Clear? Exclusion of the nucleus in late normoblast. Reticulocyte is non-nucleated. Conversion takes 1 to 2 days. Hemoglobin production starts in proerythroblast. Hemoglobin first appears in intermediate normoblast. और एक प्रोटीन है which is erythropoietin. Erythropoietin. It is produced by liver and kidney, but mainly by kidney. It levels increases in blood and blood loss and anemia. मतलब erythropoietin ही ये आरबीसी या एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं इस पूरे को एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइटिन वो एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करता है। जब भी आरबीसी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तब ये एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, विच विल इंक्रीज द एरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स। अब रेटिकुलोसाइट इट रिफ्लेक्ट्स द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी। इट रिफ्लेक्ट्स द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो एंड आरबीसी प्रोडक्शन। कि एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी कितनी है बोन मैरो में वो डिनोट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो डिनोट करता है। इट इज़ द इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी। इट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट इज 0.5 to 1.5%। लेस देन 2.5 वो नॉर्मल होता है, कि लेस देन 2.5 वो नॉर्मल होता है। इसका स्टेन यूज़ होता है वो है रोमानोस्की स्टेन। रोमानोस्की स्टेन इसमें ये अपीयर करता है पॉलीक्रोमेसिया, पिंकिश ब्लू कलर। ये इस तरीके का अपीयरेंस होता है इसका। रोमानोस्की स्टेन में पॉलीक्रोमेसिया, पिंकिश ब्लू। हीमोसिड्रिन और आयन उसके लिए स्टेन जो है वो है प्रूशियन ब्लू। कि हीमोसिड्रिन एंड आयन उसके लिए स्टेन है प्रूशियन, रशिया से आयन आ रहा है इस तरीके का। हीमोसिड्रिन आयन के लिए प्रूशियन ब्लू। स्पेशल स्टेन्स, एक तो रोमानोस्की स्टेन हो गया, दूसरा स्पेशल स्टेन पहला है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू एंड न्यू मिथिलीन ब्लू। ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू एंड न्यू मिथिलीन ब्लू। इससे हमें क्या पता चलेगा, रेटिकुलोसाइट जो होता है उसमें रेटिकुलर मैशवर्क ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है। कि ये जो स्ट्रैंड्स देख रहे हो दे आर द स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए। तो रेटिकुलर मैशवर्क ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट। तो हमें आरएनए दिखता है यूजिंग दिस स्टेन, सुप्रावाइटल स्टेन, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू एंड न्यू मिथिलीन ब्लू। इट स्टेन्स द लिविंग स्टेट ऑफ अ सेल इन विट्रो। तो ये दो स्टेन याद रखना है। इससे हमें क्या दिखता है, रेटिकुलर मैशवर्क ऑफ आरएनए ऑफ द रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट जब इंक्रीज होगा उसे कहते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइट डिक्रीज होगा तो उसे कहते हैं रेटिकुलोसाइटोपिनिया। रेटिकुलोसाइटोसिस वो इंक्रीज कब होगा, जब ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होगी इन द बॉडी। तो ड्यूरिंग एक्यूट ब्लड लॉस, हेमोलिटिक अनीमिया, इन रिस्पॉन्स टू थेरेपी लाइक आयन, विटामिन B12, फोलेट थेरेपी। तो ये रेटिकुलोसाइटोसिस के कॉज। रेटिकुलोपिनिया कब होगा, जब बोन मैरो में से ही एरिथ्रोपोइसिस वो नहीं हो रहा होगा, बोन मैरो में ही कुछ प्रॉब्लम होगी लाइक एप्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, रेडिएशन, बोन मैरो सप्रेशन। तो ये कॉजेज ऑफ रेटिकुलोसाइटोपिनिया। उसके बाद 3 इंडेक्स हमें देखने हैं, 3 फॉर्मूला देखना है। पहला है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट इज इक्वल टू रेटिकुलोसाइट परसेंटेज इनटू पेशेंट्स हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर दैट एज। ये रेटिकुलोसाइट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पेशेंट्स हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर दैट एज। तो ये करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स RPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स
इसका फॉर्मूला है रेटिकुलोसाइट परसेंटेज, नॉर्मल क्या था लेस देन 2.5%, तो रेटिकुलोसाइट परसेंटेज डिवाइडेड बाय मैच्योरेशन टाइम, जो नॉर्मल मैच्योरेशन टाइम था रेटिकुलोसाइट टू आरबीसी सॉरी आरसीबी आरबीसी वो था 1 to 2 days। और ये मैच्योरेशन टाइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन पीसीवी, तो हम पीसीवी मेजर करेंगे। तो अगर 40% पीसीवी है देन मैच्योरेशन टाइम इज़ 1 day, 30 to 40 है देन 1.5 day, 20-30 2 days, लेस देन 20% है देन 2.5 day। मतलब जितना पीसीवी ज़्यादा होगा वैसे उतना मैच्योरेशन टाइम वो कम होगा, और जितना पीसीवी लो होगा उतना मैच्योरेशन टाइम वो ज़्यादा होगा। क्लियर। तो ये रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, रेटिकुलोसाइट परसेंटेज डिवाइडेड बाय मैच्योरेशन टाइम। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, नॉर्मल आरपीआई होता है 1 to 2। अब ये आरपीआई अगर लेस देन 2 हुआ देन अंडर प्रोडक्शन होता है ऑफ आरबीसी, अगर मोर देन 2 हुआ देन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन और लॉस के लेस देन 2। प्रोडक्शन इंडेक्स अगर लेस देन 2 हुआ देन अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, मोर देन 2 हुआ तो फिर ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ज़्यादा प्रोड्यूस कब होगा, जब लॉस होगा या फिर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। तो अंडर प्रोडक्शन में हम एमसीवी देखेंगे। एमसीवी हम बाद में देखते हैं। एमसीवी इट कैन बी अदर नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक। तो क्लियर हो गया सेकंड इंडेक्स रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। उसके बाद लास्ट है एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, इसका रेटिकुलोसाइट परसेंट इंटू आरबीसी काउंट बस। तो ये 3 इंडेक्स याद रखना है। उसके बाद आरबीसी इंडाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये डिनोट क्या करता है, इट डिनोट्स एवरेज वॉल्यूम ऑफ द आरबीसी, मतलब आरबीसी साइज डिनोट करता है। एमसीवी साइज या वॉल्यूम। फॉर्मूला इज पीसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट, पीसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट। नॉर्मल एमसीवी इट इज़ 82 to 96 फेमटोलीटर, 80 या 80 to 100 फेमटोलीटर याद रखना। सिग्निफिकेंस ये है कि अनीमिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एमसीवी। इट कैन बी माइक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक अनीमिया। माइक्रोसिटिक अनीमिया के कॉजेज है सीता, सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया, लीड पॉइजनिंग। आई से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, टी से थैलेसीमिया एंड ए से अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इंडेक्स, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इंडेक्स। क्लियर। फिर नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो सकता है या मैक्रोसिटिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक अनीमिया के कॉजेज है वो देखते हैं कि मैक्रोसिटिक अनीमिया कॉजेज है हिमाचल याद रखना है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के मेगालोब्लास्टिक मतलब ज़्यादा साइज, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड लिवर डिस्फंक्शन। तो ये कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक अनीमिया। नॉर्मोसिटिक अनीमिया का कॉज है ए प्लास्टिक अनीमिया, क्रॉनिक रीनल फेलियर अनीमिया, क्रॉनिक हेमोलिटिक, बाकी सारे जितने भी अनीमिया बचे वो सारे नॉर्मोसिटिक अनीमिया। तो क्लियर, ये था एमसीवी। उसके बाद सेकंड है एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये डिनोट क्या करता है, एवरेज हीमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी, मतलब एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है वो डिनोट करता है ये एमसीएच। अब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो फिर जो कलर होगा वो ज़्यादा पिंक होगा, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो फिर वो ज़्यादा पेल होगा। तो इससे हमें पता चलेगा। तो एमसीवी में हमें साइज देखनी है, एमसीएच के लिए हमें कलर देखना है ऑफ आरबीसी। उसका फॉर्मूला है एमसीएच इक्वल टू हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट। एमसीवी का क्या था, पीसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट, इसमें एचबी हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट। नॉर्मल एमसीएच 27 to 32 पिकोग्राम। अब इसके अकॉर्डिंगली भी अनीमिया क्लासीफाई हो सकता है, नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है या फिर हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक तो कभी नहीं होगा। नॉर्मोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन वो लेवल नॉर्मल है, कलर उसका नॉर्मल है, या हाइपोक्रोमिक ज़्यादा पेल है। क्लियर इतना। सो अगर स्मॉल एंड पेल हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। क्लियर। उसके बाद है एमसीएचसी, ये डिनोट करता है हीमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी। एमसीएच क्या था, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, लेकिन एमसीएचसी क्या है, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी उनमें हीमोग्लोबिन कितना है वो डिनोट करता है ये एमसीएचसी। फॉर्मूला इज एमसीएच डिवाइडेड बाय एमसीवी, एमसीएच डिवाइडेड बाय एमसीवी। सिग्निफिकेंस, एमसीएचसी इंक्रीज होता है इन हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से सारा वाटर जो है वो बाहर आता है, वाटर लॉस होता है, तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में एमसीएचसी इंक्रीज होता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में नॉर्मल एमसीएचसी रहता है, बिकॉज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो भी इंक्रीज होता है और साइज भी इंक्रीज होती है, तो वो दोनों बैलेंस कर जाते हैं, इसलिए नॉर्मल रहता है। एमसीएचसी लो होता है इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। क्लियर एमसीएचसी का सिग्निफिकेंस। तो हमने ये देख लिया। अब लास्ट हुआ है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। अब आरबीसी की डिफरेंट साइज होगी तो उसे हम कहते हैं एन आइसोसाइटोसिस, के डिफरेंट साइज उसे कहते हैं एन आइसोसाइटोसिस, डिफरेंट शेप उसे कहते हैं पोइकुलोसाइटोसिस। तो ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ जो है वो डिनोट करती है वेरिएशन इन द आरबीसी साइज, वेरिएशन इन द आरबीसी साइज। तो ये डिनोट करती है वेरिएशन इन एन आइसोसाइटोसिस। तो
रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ आरबीसी साइज या डिग्री ऑफ एनाइसोसाइटोसिस। नॉर्मल RDW इज 11.5 to 14.5%। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। ये दोनों माइक्रोसिटिक एनीमिया, दोनों में माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, वो हमने पहले देखा था सीता में। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो वो हम देखते हैं बाय रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इंक्रीज होता है और थैलेसीमिया में वो नॉर्मल रहता है। मतलब थैलेसीमिया में साइज़ का कोई भी चेंज नहीं होता, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में साइज़ का चेंज होता है। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इंक्रीज होता है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो नॉर्मल रहता है इन थैलेसीमिया। प्लस मेगालोब्लास्टिक को तो हम डिफरेंशिएट ऐसे ही कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में साइज़ लो होती है, मतलब माइक्रोसिटिक होती है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मैक्रोसिटिक होती है, हाई MCV होता है। क्लियर हो गया। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वेरिएशन इन RBC साइज हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो ये 4 इंडाइसिस थे जो याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्या देखे, MCV, MCH, MCHC एंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। तो ये 4 याद रखना है। उसके बाद पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग, स्टेन यूज्ड इज रोमानोव्स्की स्टेन, गिम्सा स्टेन एंड लिशमैन स्टेन। कंपोनेंट इसके मिथिलिन ब्लू होता है विच इज़ बेसिक कंपोनेंट, ईओसिन वाई होता है विच इज़ एसिडिक कंपोनेंट। न्यूट्रोफिल अपीयर करता है मल्टी लोब्ड, ईओसिनोफिल इज बाई लोब्ड या हेडफोन लोब्ड, एंड बेसोफिल ग्रैन्यूल्स ऑब्सक्योर द न्यूक्लियस, मतलब सब बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल होंगे तो वो होगा बेसोफिल। ईओसिनोफिल में बाई लोब्ड न्यूक्लियस होंगे, बाई लोब्ड हेडफोन शेप। न्यूट्रोफिल में मल्टीपल लोब होंगे, मल्टीपल लोब। क्लियर। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, इनमें एक तो कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, इन सब में थोड़े थोड़े ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट, उसमें कोई भी ग्रैन्यूल नहीं होंगे। लिम्फोसाइट सिंपल राउंड न्यूक्लियस होगा, मोनोसाइट में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होगा, मोनोसाइट में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और RBC तो पता ही है, सेंट्रल 1/3 वो पेल होगा। क्लियर। तो ये पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग्स है और उनकी कंडीशंस है जो हमने देखी थी। माइक्रोसिटिक एनीमिया ये सीता, मैक्रोसिटिक एनीमिया ये हिमाचल, स्फीरोसाइट्स हेरिडिटरी स्पिरोसाइट, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ओके ये 2 याद रखना है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बर्न्स। तो बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे डिफरेंट स्मीयर फाइंडिंग्स है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये था RBC का इंट्रोडक्शन। थैंक यू। कि अब हम स्टार्ट करेंगे अनीमिया के बारे में। तो अनीमिया वो हो सकता है या तो ड्यू टू ब्लड लॉस विच इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक, हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया हो सकता है। हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया के कॉजेज है तो माइलोफ्थिसिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया एंड डेफिशिएंसी अनीमिया। डेफिशिएंसी या तो आयरन डेफिशिएंसी होती है या फिर B12 डेफिशिएंसी, जिसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। तो क्लियर, ये अनीमिया का क्लासिफिकेशन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाइपोप्रोलिफरेटिव एंड हाइपर प्रोलिफरेटिव। तो ये दोनों हाइपर प्रोलिफरेटिव में आता है और ये हाइपोप्रोलिफरेटिव। अब हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया उसमें वो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। अब एप्लास्टिक अनीमिया में होता क्या है, जनरलाइज्ड बोन मैरो सप्रेशन होता है। जनरलाइज्ड बोन मैरो सप्रेशन होता है, तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, सारी जो फाइंडिंग्स होती है वो सब लो हो जाएंगी। हीमोग्लोबिन लो, टोटल ल्यूकोसाइट लो, प्लेटलेट लो, रेटिकुलोसाइट वो भी लो, ठीक, कुछ भी ब्लड सेल्स फॉर्म ही नहीं होंगे ड्यू टू जनरलाइज्ड बोन मैरो सप्रेशन, इसलिए सारी फाइंडिंग्स लो हो जाएंगी। कॉजेस इसके या तो इनहेरिटेड होता है या फिर अक्वायर्ड। इनहेरिटेड में कॉज है फैंकोनिस अनीमिया। फैंकोनिस अनीमिया इसमें DNA रिपेयर डिफेक्ट होता है। डिस्कैरेटोसिस कंजेनाइटा विच इज शॉर्ट टेलॉन्स डायमंड स्कैमन सिंड्रोम। कैसे फैंकोनिस अनीमिया याद रखना है, फैंकोनिस अनीमिया इसमें होता है, इट कॉजेस एप्लास्टिक अनीमिया। एक्वायर्ड कॉजेज है ड्रग्स, रेडिएशन, वायरसेस, पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस B and C इन्फेक्शन एंड बोन मैरो सप्रेशन। तो ये कॉजेज है ऑफ एप्लास्टिक अनीमिया। इनहेरिटेड फैंकोनिस अनीमिया, एक्वायर्ड में ये सारे कॉज। ये पार्वोवायरस B19 याद रखना। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, तो लो हीमोग्लोबिन होगा, उसकी वजह से पेलर एंड फटीग होगा। लो TLC होगा, उसकी वजह से इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन एंड फटीग अगेन। लो प्लेटलेट, उसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। एंड स्प्लीनोमेगाली वो एब्सेंट होती है, तो ये याद रखना है, स्प्लीनोमेगाली जो होती है वो एब्सेंट होती है इन एप्लास्टिक अनीमिया। क्लियर, स्प्लीनोमेगाली इज एब्सेंट। लैब डायग्नोसिस पैनसाइटोपिनिया ओके, RBC WBC प्लेटलेट्स सब लो होंगे। रेटिकुलोसाइटोपिनिया ओके, रेटिकुलोसाइट वो भी लो होगा। कि नॉर्मली क्या होता है, जब RBC लो होता है तब रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें रेटिकुलोसाइट वो भी लो होगा। पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया दिखेगा विथ पैनसाइटोपिनिया। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया विथ पैनसाइटोपिनिया। बोन मैरो एस्पिरेशन में हमें ड्राई टैप दिखेगा क्योंकि बहुत कम सेल्स होंगे इन द बोन मैरो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस बोन मैरो बायोप्सी। कि बोन मैरो एस्पिरेशन में ड्राई टैप दिखेगा।
कॉजेज़ ऑफ ड्राई टैप ऑन बोन मैरो एस्पिरेशन, तो ये सारे कॉजेज़ है ऑफ ड्राई टैप ऑन बोन मैरो एस्पिरेशन। तो ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, माइलोफाइब्रोसिस, हेरी सेल लुकेमिया, AML M7, एक्यूट माइलर लुकेमिया एंड माइलोसिस्टिक एनीमिया। इन सब में जब बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे उसमें ड्राई टैप दिखेगा, इसलिए इन सारी कंडीशंस में इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस बोन मैरो बायोप्सी। क्लियर। बोन मैरो फाइंडिंग्स में इंक्रीज्ड फैट एंड लो सेलुलरिटी, कि ज़्यादा फैट सेल्स दिखेंगे हमें कंपेयर टू ब्लड सेल्स। स्पेसेस दैट सेल्स यूज टू ऑक्यूपाई आर रिप्लेस्ड बाय फैट, मोर फैट एंड लो सेलुलरिटी। सीवियर एप्लास्टिक अनीमिया, उसका क्राइटेरिया है, तो एक तो बोन मैरो सेलुलरिटी को लेस दैन 25%, के बोन मैरो सेलुलरिटी लेस दैन 25%, प्लस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: करेक्टेड रेटिकुलोसाइट लेस दैन 1%, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस दैन 500 एंड प्लेटलेट काउंट लेस दैन 20,000। कि अगेन करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट वो लेस दैन 1%, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस दैन 500 एंड प्लेटलेट काउंट लेस दैन 20,000। क्लियर। तो ये क्राइटेरिया है ऑफ सीवियर एप्लास्टिक अनीमिया। वेरी सीवियर एप्लास्टिक सेम ही है सब, सिर्फ ये एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 500 की जगह 200। उसके बाद ट्रीटमेंट बेस्ट इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इट इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। दूसरी है GMCSF, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर। बेस्ट इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये तो ये था एप्लास्टिक अनीमिया। होपफुली क्लियर हो गया ये कॉजेस, सारे क्लिनिकल फीचर्स। ये स्प्लियोमेगाली एब्सेंट याद रखना है, उसके लैब डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस याद रखनी है, क्या फाइंडिंग्स होती है, ये क्राइटेरिया याद रखना है, और उसकी ट्रीटमेंट। उसके बाद प्योर रेड सेल एप्लेजिया, इसमें रेड सेल एप्लेजिया मतलब एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर जो है वो लो होते हैं, तो हीमोग्लोबिन लो होता है, रेटिकुलोसाइट वो लो होता है, WBC, प्लेटलेट, उन सब में कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलोसाइट वो लो होता है। अभी हेरिडिटी हो सकता है, डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम, एक्वायर्ड हो सकता है पारोवायरस B19 इन्फेक्शन, थाइमोमा, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, B सेल डिसऑर्डर्स, ये सारे कॉजेज हैं। उसके बाद ये प्योर रेड सेल एप्लेजिया। उसके बाद माइलोसिस्टिक अनीमिया, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं, लाइक मेटास्टेटिक कैंसर, ग्रेनुलोमेटस लीजन ऑफ द बोन, ग्रेनुलोमा। इसकी वजह से इमेच्योर सेल्स अपीयर होते हैं इन द बोन मैरो, इसे कहते हैं टीयर ड्रॉप सेल, डेक्रायोसाइट्स। कि ये टीयर ड्रॉप सेल उसे कहते हैं, इस तरीके के अपीयर होते हैं टीयर ड्रॉप सेल या डेक्रायोसाइट्स। तो ये इस तरीके की फाइंडिंग होती है माइलोसिस्टिक, विच इज जस्ट स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ऑफ द बोन मैरो। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक, तो ये हमने देख लिया एप्लास्टिक अनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया एंड माइलोसिस्टिक अनीमिया। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक अनीमिया occurs ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक अनीमिया सिर्फ B12 डेफिशिएंसी नहीं होता, एक तो B12 डेफिशिएंसी होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होता है, एंड पर्निशियस अनीमिया वो भी उसका एक पार्ट है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हुई देन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन वो एब्सेंट होंगे, कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से हुआ देन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन वो एब्सेंट हो गए। सिर्फ B12 डेफिशिएंसी हुई देन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन वो प्रेजेंट हो गए। क्लियर। विटामिन B12 ऑल्सो ना साइनोकोबालामाइन, वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक विटामिन, सोर्स इज डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग, फिश, मीट। अब उसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं, तो B12 हमने डाइट में लिया, वो स्टमक में गया, और स्टमक में एक एंजाइम आता है, सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करता है हेप्टोकोरिन, सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करता है हेप्टोकोरिन, वो भी स्टमक में आता है और ये B12 भी स्टमक में आया। अब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ B12 हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स। अब ये फिर ड्यूडेनम में जाता है, जहाँ पे फिर पेंक्रियाटिक प्रोटीज जो है इन दोनों को सेपरेट कर देता है, तो B12 अलग हो जाता है और हेप्टोकोरिन अलग हो जाता है। अब B12 अभी कहाँ पे, ड्यूडेनम में। अब स्टमक में से इंट्रिंसिक फैक्टर अंदर आता है इन द ड्यूडेनम, और ये B12 इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो जाता है, तो B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये फिर जाता है इन द टर्मिनल इलियम। ये इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट कौन होता है, पैराइटल सेल्स होता है स्टमक, तो ये कॉम्प्लेक्स B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स जाता है इन द टर्मिनल इलियम, जहाँ पे B12 का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू क्यूबुलिन रिसेप्टर। टर्मिनल इलियम में क्यूबुलिन रिसेप्टर होता है, जहाँ से B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। B12 एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ट्रांसकोबालामाइन 2, ट्रांसकोबालामाइन 2 से बाइंड होकर ये B12 ट्रांसपोर्ट होता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, लाइक लीवर फॉर स्टोरेज एंड बोन मैरो फॉर एरिथ्रोपोइसिस। होपफुली क्लियर हो गया होगा। स्टमक में आया, हेप्टोकोरिन से बाइंड किया, ड्यूडेनम में गया, पेंक्रियाटिक प्रोटीज ने सेपरेट किया, B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड हुआ, टर्मिनल इलियम में गया, क्यूबुलिन रिसेप्टर से एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ बाय ट्रांसकोबालामाइन 2, लीवर में गया फॉर स्टोरेज, बोन मैरो में गया फॉर एरिथ्रोपोइसिस। कॉजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी, लो इनटेक, इंक्रीज्ड डिमांड एंड इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन लाइक माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, पेंक्रियाटिक डिसीज, इलियल रिजेक्शन, पर्निशियस अनीमिया, जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, कि इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, तो पर्निशियस अनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से भी B12 डेफिशिएंसी होती है। क्लियर।
मोस्ट कॉमन वर्म कॉजिंग B12 डेफिशिएंसी एनीमिया इट इज़ फिश टेप वर्म या डाइफाइलोबोथ्रियम लेथ, फिश टेप वर्म याद रखना है बस। फंक्शंस ऑफ B12, पहला होता है एक तो हीमेटोपोइसिस एंड दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, मतलब नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन रखना, और हीमेटोपोइसिस, दो फंक्शन होता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय B12, तो 3 रिएक्शन हमें याद रखनी है। एक तो B12 क्या करवाता है, DNA मैच्योरेशन करवाता है, तो B12 डेफिशिएंसी होगी तो DNA मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाएगा, तो नो WBC RBC प्लेटलेट मैच्योरेशन, किसी का भी मैच्योरेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया होगा। तो पैनसाइटोपिनिया इज़ अ फीचर ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये हमने आगे कहाँ देखा था, एप्लास्टिक अनीमिया में भी देखा था पैनसाइटोपिनिया। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा है होमोसिस्टीन कन्वर्टेड इनटू मिथियोनिन, कैटलाइज्ड बाय B12 एंड फोलेट, तो B12 डेफिशिएंसी हुई, देन इंक्रीजिंग होमोसिस्टीन, उसकी वजह से आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे। सेकंड रिएक्शन हो गया होमोसिस्टीन वाला। थर्ड इज मिथाइल मेलोनाइल कोवे, मिथाइल मेलोनाइल कोवे कन्वर्ट करता है इनटू सक्सिनल कोवे। सक्सिनल कोवे इज अ कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट, तो सक्सिनल कोवे नहीं बनेगा तो उसकी वजह से माइलिन शीट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इट विल लीड टू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये 3 रिएक्शन हो गए। पहला DNA मैच्योरेशन अरेस्ट करवाता है, दूसरा है ये होमोसिस्टीन इंक्रीज होता है, होमोसिस्टीन कन्वर्जन उसको इनिबिट करता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, MI उसके चांसेस इंक्रीज होता है। फिर तीसरा है ये मिथाइल मेलोनाइल कोवे टू सक्सिनल कोवे, तो इसकी वजह से माइलिन शीट फॉर्म नहीं होती, तो लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। और फॉलिक एसिड सिंथेसिस उसमें भी उसका रोल होता है। तो ये 4 जगह पे B12 का रोल होता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, तो पेलर, फटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, स्प्लीनोमेगाली। ओके, इसमें स्प्लीनोमेगाली होता है। ये प्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया था लेकिन स्प्लीनोमेगाली नहीं था, इसमें पैनसाइटोपिनिया होता है लेकिन स्प्लीनोमेगाली वो भी होता है, तो ये डिफरेंस है। फिर जॉन्डिस, और प्लस इसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो ये भी याद रखें, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। लैब डायग्नोसिस सब कुछ लो होगा, हीमोग्लोबिन लो, TLC लो, प्लेटलेट लो। इंक्रीज क्या होगा, MCV, मेगालोप्लास्टिक, इसके नाम में ये मेगालो मतलब लार्ज साइज्ड RBC होगा। MCV हाई होगा, मोर देन 100। MCH वो भी हाई होगा, MCHC वो नॉर्मल होगा, कि लार्ज एकदम ज़्यादा पिंक या ज़्यादा रेड कलर का RBC होगा, हाई MCV एंड हाई MCH। तो ये इसकी फाइंडिंग लैब डायग्नोसिस। पेरिफेरल स्मीयर में RBC मैक्रो ओवेलोसाइट जैसे अपीयर करेंगे, मैक्रो ओवेलोसाइट, कैबोट रिंग प्रेजेंट होगी, फिगर ऑफ 8 इस तरीके से। हॉवेल जॉली बॉडीज, दे आर रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड ड्यू टू इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस वो पूरा गायब हो जाता है, लेकिन हॉवेल जॉली बॉडीज वो रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस है। उसके बाद बेसोफिलिक स्टिपलिंग, तो ये फाइंडिंग्स होगी RBC में, मैक्रो ओवेलोसाइट, कैबोट रिंग विच इज फिगर ऑफ 8, हॉवेल जॉली बॉडीज एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग। WBC में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होंगे, मोर देन 5 लोब्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। तो ये लैब डायग्नोसिस की फाइंडिंग्स सब कुछ लो, MCV एंड MCH हाई। पेरिफेरल स्मीयर की फाइंडिंग, RBC में मैक्रोवेलोसाइट, कैबोट रिंग, हॉवेल जॉली बॉडीज एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग। WBC में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। क्राइटेरिया फॉर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, 5% न्यूट्रोफिल विथ 5 और मोर लोब्स, और सिंगल न्यूट्रोफिल विथ 6 और मोर लोब। सिंगल न्यूट्रोफिल विथ 6 और मोर लोब्स या फिर 5% न्यूट्रोफिल विथ 5 और मोर लोब्स। तो ये पेरिफेरल स्मीयर की फाइंडिंग। उसके बाद बोन मैरो एस्पिरेट में हमें एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया दिखेगा, कि बहुत सारे प्रीकर्सर्स RBC प्रीकर्सर्स होंगे, एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, रिवर्सल ऑफ माइलोड एरिथ्रोइड रेशियो, लार्ज एरिथ्रोइड प्रीकर्सर विथ सीव लाइक क्रोमैटिन, इसे कहते हैं मेगालोप्लास्ट, कि मेगालोप्लास्ट अभी करेंगे। लार्ज एरिथ्रोइड प्रीकर्सर विथ सीव लाइक क्रोमैटिन एंड लार्ज इमेच्योर प्रीकर्सर ऑफ RBC। क्लियर। तो ये उसकी फाइंडिंग्स होगी। मेगालोप्लास्ट क्या होता है, इज अ लार्ज एरिथ्रोइड प्रीकर्सर, सीव लाइक क्रोमैटिन होता है, सीव लाइक मतलब इस तरीके से सीव लाइक क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। WBC में जाइंट मेटामाइलोसाइट एंड बैंड फॉर्म। तो ये बोन मैरो एस्पिरेशन की फाइंडिंग्स। बायोकेमिकल टेस्ट में ये जो हमने रिएक्शंस देखे थे, इन सब का लेवल इंक्रीज होगा। मिथाइल मेलोनाइल को उसका इंक्रीज होगा, होमोसिस्टीन उसका इंक्रीज होगा, और सीरम LDH वो भी इंक्रीज होगा, और विटामिन B12 से वो लो होगा। ट्रीटमेंट इज B12 सप्लीमेंटेशन, ओरल और IM। डाइटरी इंटेक ऑफ B12 इंक्रीज करना है, एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट यूजिंग रेटिकुलोसाइट कैम, कि मॉनिटर द ट्रीटमेंट, मॉनिटर करेंगे यूजिंग रेटिकुलोसाइट काउंट्स। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी एंड पर्निशियस एनीमिया। फॉलिक एसिड उसका सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज जेजुनो। प्रेगनेंसी में जो होती है फोलेट डेफिशिएंसी, उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में हम फॉलिक एसिड टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स। अब फॉलिक एसिड जो फॉर्म होता है इन द लीफी वेजिटेबल्स वो होता है पॉलीग्लूटामेट फॉर्म, वो उसको ब्रेक डाउन कर
मतलब उसको वो ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू मोनोग्लूटामेट और ये फिर एब्जॉर्ब होता है। मोनोग्लूटामेट इज एब्जॉर्बेबल फॉर्म। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन सीन इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी आर एब्सेंट इन फोलेट डेफिशिएंसी, क्योंकि B12 डेफिशिएंसी जो B12 था वही चाहिए होता था इन मेंटेनिंग नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फोलेट डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड का कोई भी रोल नहीं होता इन माइलिनेशन। तो क्लियर, B12 डेफिशिएंसी उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होंगे। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सिर्फ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन एब्सेंट होंगे। क्लियर, तो ये फॉलेट डेफिशिएंसी। उसके बाद पर्निशियस अनीमिया, इट इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें एक एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स, जो इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट कर रहे होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है और ये पैराइटल सेल को डैमेज करती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर वो नहीं फॉर्म होता है इन द बॉडी, और इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है फॉर B12 एब्जॉर्प्शन। तो अल्टीमेटली B12 डेफिशिएंसी होगी। अब ये टाइप 1 एंटीबॉडी, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होती है, इट ब्लॉक्स बाइंडिंग ऑफ B12 टू द इंट्रिंसिक रिसेप्टर, मतलब ये बाइंडिंग ब्लॉक करती है B12 एंड IF का। फिर टाइप 2, ये B12 IF जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्यूबिलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करने से प्रिवेंट करती है। और टाइप 3 वो एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी होती है, मतलब ये पैराइटल सेल को ही डैमेज करती है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 बाइंडिंग को प्रिवेंट करती है और टाइप 3 वो डैमेज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है पैराइटल सेल्स को। क्लिनिकल फीचर्स इसके याद रखने हैं, पर्निशियस अनीमिया के बीफी टंग, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एनी अदर ऑटोइम्यून डिसीज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर, तो ये याद रखना है, बीफी टंग, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिसीज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा विच अकर्स इन फंडस। प्लस फंडिक ग्लैंड एट्रोफी भी होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा वो है एंट्रम, लेकिन यहाँ पर्निशियस अनीमिया में जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है वो होता है इन द फंडस, क्योंकि पैराइटल सेल्स वो फंडस में ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइट उसकी होती है एंट्रम। तो क्लियर, ये पर्निशियस अनीमिया। उसका कॉज आइडेंटिफाई, B12 डेफिशिएंसी का कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट है शिलिंग्स टेस्ट। इसमें हम देते हैं रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 टू द पेशेंट एंड सी यूरिनरी एक्सक्रीशन इन 24 आवर्स। अगर लेस देन 8% एक्सक्रीशन हुआ देन इट इज़ B12 डेफिशिएंसी, अगर मोर देन 8% हुआ देन इट इज़ नॉर्मल। तो लेस देन 8% एक्सक्रीशन हुआ तो B12 डेफिशिएंसी पक्का हो गया। उसके बाद हम टू फाइंड द कॉज हम रेडियो लेवल B12 प्लस IF देंगे। अगर एक्सक्रीशन इंप्रूव हुआ तो कंफर्म हो गया कि इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से ये B12 डेफिशिएंसी हो रही थी। अगर एक्सक्रीशन फिर भी सेम रहा देन इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ माल अब्जॉर्प्शन है B12 का। तो इससे हमें कॉज पता चलेगा। पैनसाइटोपिनिया में 3 जगह पे दिखता है, एक एप्लास्टिक एनीमिया में जो हमने देखा, इसमें स्प्लीनोमेगाली वो एब्सेंट होती है। मेगालोप्लास्टिक एनीमिया में देखा ड्यू टू B12 एब्सेंस, इसमें स्प्लीनोमेगाली एब्सेंट होती है। और एक ल्यूकीमिया में, इन तीनों में पैनसाइटोपिनिया दिखता को मिलता है। उसके बाद देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिजीज। इसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। 80% ऑफ आयरन जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में। अब आयरन के 2 फॉर्म होते हैं, Fe+2 फेरस फॉर्म एंड Fe+3 फेरिक फॉर्म। उसमें जो Fe+2 है फेरस फॉर्म वही एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, मतलब बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होगा वो होगा ओनली इन फेरस फॉर्म Fe+2। फेरिक जो होता है वो नॉन हीम आयन होता है और Fe+2 फेरस जो होता है वो हीम आयन होता है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ऑफ आयरन, ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है ट्रांसफेरिन और स्टोरेज फॉर्म होता है वो मोस्टली होता है फेरिटिन और दूसरे नंबर पे होता है हीमोसिट्रिन। कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ट्रांसफेरिन, स्टोरेज फॉर्म मोस्टली होता है फेरिटिन, दूसरा होता है हीमोसिट्रिन। क्लियर, इतना मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो है डियोडिनम। फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में, B12 एब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम में और आयन एब्जॉर्प्शन होता है वो डियोडिनम में, DJI। क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये गैस्ट्रिक ल्यूमन फूड में से आयन प्रेजेंट होगा वो Fe3+ में होगा कि हमारे फूड में जो आयन होता है वो Fe3+ होगा, वो Fe+2 में कन्वर्ट होगा बाय बाय डियोडिनल साइटोक्रोम B। डियोडिनल साइटोक्रोम B जो होता है वो Fe3+ को कन्वर्ट करेगा इंटू Fe2+, और फिर ये Fe2+ अंदर जाएगा इंटू द डियोडिनल सेल और ये ट्रांसपोर्ट करेगा DMT, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। क्लियर, Fe+2 अंदर आ गया, ओके, डियोडिनम में आ गया Fe2+। अब उसके बाद ये Fe3+ में कन्वर्ट होगा फॉर स्टोरेज फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म और ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है Fe+3। सिर्फ एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होता है वो होता है Fe+2, लेकिन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है Fe+3। क्लियर, Fe3+ में कन्वर्ट होगा स्टोरेज के लिए और ये Fe+2 होगा वो फेरोपोटीन के थ्रू बाहर जाएगा, कि अंदर बाहर जो करना होगा वो होगा Fe+2 और स्टोर एक जगह पे रहना होगा या ट्रांसपोर्ट होना होगा वो होगा Fe+3। तो Fe+2 भी बाहर जाएगा ब्लड वेसल में थ्रू फेरोपोटीन, कि इस साइड होता है DMT1, इस साइड होता है फेरोपोटीन। अब ये फेरोपोटीन Fe+2 बाहर आ गया, Fe+2 को वापस Fe3+ में कन्वर्ट करेगा ये एफेस्टिन या सेरेब्रोप्लाज्मिन कन्वर्ट करेगा Fe+2 को Fe+3 में। अब ये फेरोपोटीन जो है इसका एक नेगेटिव रेगुलेटरी इनहिबिटर या नेगेटिव इनहिबिटर होता है
विच इज़ हेप्सिडिन। हेप्सिडिन क्या करता है, फेरोपोटिन को डाउनग्रेड करता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को कम करता है। तो अगर हेप्सिडिन नहीं होगा या हेप्सिडिन की कोई म्यूटेशन होगी तो फेरोपोटिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा Fe+2 एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तो उसकी वजह से वो होगा एक्सेसिव आयन होगा, जिसे कहते हैं हीमोसिडेरोसिस। हीमोसिडेरोसिस ये डिजीज़ का नाम है, एक्सेसिव आयन एब्जॉर्प्शन ड्यू टू हेप्सिडिन म्यूटेशन। क्लियर। Fe+2 और Fe+3 कन्वर्ट हो गया, Fe+3 फिर ये ट्रांसफर से बाइंड हो जाएगा और फिर इट विल बी मूव टू इधर लिवर और बोन मैरो। लिवर फॉर स्टोरेज, लिवर में और बोन मैरो में ये स्टोर्ड होगा इन मैक्रोफेज इन फॉर्म ऑफ फेरिटिन या हीमोसिट्रिन। बोन मैरो में यूज होगा फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये उसके मैकेनिज्म हो गया आयन एब्जॉर्प्शन। हेप्सिडिन मैंने बता दिया बाइंड्स टू फेरोपोटिन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, को लिवर से प्रोड्यूस होता है। रेगुलेटर ऑफ आयन मेटाबॉलिज्म, नेगेटिव आयन रेगुलेटर है। इंक्रीज हेप्सिडिन तो डिक्रीज्ड आयन एब्जॉर्प्शन। हेप्सिडिन बाइंड्स टू फेरोपोटिन एंड कॉज इट्स डिग्रेडेशन। क्लियर। जीन रेगुलेटिंग हेप्सिडिन तो वो है HFE एंड HJV म्यूटेशन। इसका म्यूटेशन हुआ देन इट विल टू हीमोक्रोमेटोसिस, सॉरी हीमोसिडेरोसिस नहीं, हीमोक्रोमेटोसिस है उसका नाम, आयन ओवरलोड का नाम है हीमोक्रोमेटोसिस। ट्रांसफेरिन, one transferrin bind to 6 molecules of iron, practically it carries 2 molecules. So transferrin saturation it is 33%. Causes of iron deficiency anemia, इसमें increase intake, decrease intake, increase demand या increase absorption, increase demand, impaired absorption and chronic blood loss. Clinical features pallor, fatigue, dyspnea, palpitation. फिर कोइलोनिकिया, स्पेसिफिक फीचर कोइलोनिकिया, स्पून शेप्ड नेल्स हो जाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, किलाइटिस, ये सारे टिपिकल फीचर्स होता है, कोइलोनिकिया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड किलाइटिस। फिर प्लमर विंसन सिंड्रोम, प्लमर विंसन सिंड्रोम में एक ट्रायड देखने को मिलता है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ईसोफेजियल वेब एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ईसोफेजियल वेब्स एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। उसके बाद डायग्नोसिस, इसमें हीमोग्लोबिन लो, TLC वो नॉर्मल होगा, ठीक है। ल्यूकोसाइड एंड प्लेटलेट्स वो नॉर्मल होंगी, प्लेटलेट्स इंक्रीज भी हो सकती है ड्यू टू रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, लेकिन वो नॉर्मल होगी मोस्टली। MCV, MCH, MCHC वो सब लो होगा, इसकी वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज द इंडिकेशन ऑफ एन आइसोसाइटोसिस, मतलब डिफरेंट साइज, इसमें साइज स्मॉल होती है, तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वो हाई हो जाएगा, मतलब इंक्रीज वेरिएशन इन साइज, तो RDW वो हाई होगा। नॉर्मल या लो किसमें होगा, थैलेसीमिया में, तो RDW वो हेल्प करता है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन थैलेसीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। RDW हाई होगा इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और वो नॉर्मल या लो होगा इन थैलेसीमिया। पेरिफेरल स्मीयर में हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर दिखेगा, प्लस पेंसिल सेल, टारगेट सेल भी दिख सकता है। स्टेजेस ऑफ अनीमिया, स्टेज 1 में डिक्रीज इन स्टोरेज एंड डिक्रीज इन फेरिटिन, स्टेज 2 में आयरन डेफिशिएंसी एरिथ्रोपोसिस, स्टेज 3 में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, स्टेज 3 में ही स्मीयर फाइंडिंग्स अपीयर होता है। आयरन स्टडीज, सीरम आयरन लो, सीरम फेरिटिन वो भी लो, आयरन स्टोर्स, फेरिटिन क्या डिनोट करता है, आयरन स्टोर्स, तो सीरम फेरिटिन आयरन स्टोर्स वो भी लो, ट्रांसफर इन सैचुरेशन वो भी लो। TIBC मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब जो ट्रांसफरेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा था आयन को, आयन ही लो है तो फिर बाइंडिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली, ज़्यादा आयन कैरी करने की कैपेसिटी होगी ट्रांसफरिंग की। तो क्लियर, सारे पैरामीटर्स लो होते हैं, ओनली TIBC इज इंक्रीज्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड इज बोन मैरो आयन स्टडी, बोन मैरो स्टडी। स्टेन इज प्रुशियन ब्लू, ओके। RDW इंक्रीज होता है, वो मैंने बता दिया था। मोस्ट सेंसिटिव एंड अर्लीस्ट टू डिक्रीज इट इज सीरम फेरिटिन, ओके। मोस्ट सेंसिटिव एंड अर्लीस्ट टू डिक्रीज इट इज सीरम फेरिटिन। ट्रीटमेंट इसकी है आयन थेरेपी, और हम मॉनिटर करेंगे बाय रेटिकुलोसाइट। अगेन पहले भी हमने देखा था मेगालोब्लास्टिक में, B12 डेफिशिएंसी, उसमें भी हम मॉनिटर कर रहे थे बाय रेटिकुलोसाइट काउंट, इसमें भी हम मॉनिटर करेंगे बाय रेटिकुलोसाइट काउंट। ऑन सक्सेसफुल थेरेपी रेटिकुलोसाइट इंक्रीजेज विद इन 5 to 7 days। फर्स्ट इंडिकेटर टू राइज वो है रेटिकुलोसाइट काउंट। फिर एक मेंसर इंडेक्स होता है, MCV बाय RBC काउंट, कि मेंसर इंडेक्स यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन, वो भी यूज होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मेंसर इंडेक्स इंक्रीज होता है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिक्रीज होता है इन थैलेसीमिया। क्लियर। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उनको डिफरेंशिएट करेंगे बाय दिस सीरम फेरिटिन रिसेप्टर बाय log S फेरिडोन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अप्रोच टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, CBC प्लस स्मीयर, उसमें हमें डायग्नोसिस हो जाएगा, स्टार्ट आयरन थेरेपी, आफ्टर 1 week इन्वेस्टिगेशंस करेंगे फॉर आयरन स्टडीज एंड रेटिक काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगा, देन कंटिन्यू आयरन थेरेपी। उसके बाद अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, इसके कॉजेज है क्रॉनिक इन्फेक्शन TB, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी RASLE, क्रॉनिक नियोप्लाज्म, मल्टीपल माइलोमा, हॉटकिंस लिम्फोमा एंड इडियोपैथिक। पैथोजेनेसिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से इंटरल्यूकिन 1 and 6 रिलीज होता है, कि इंटरल्यूकिन 1 and 6 विच एक्ट्स ऑन लिवर, तो सिंथेसिस ऑफ हेप्सिडिन इंक्रीज हो जाता है, कि हेप्सिडिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। हेप्सिडिन वो भी एक एक्यूट फेज रिएक्शन है, मतलब इन्फ्लेमेशन के टाइम पे वो उसके लेवल जो है वो इंक्रीज होंगे। अब हेप्सिडिन इंक्रीज होगा तो फेरोपोटिन को डिग्रेड करेगा, तो आयन एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाएगा, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होगा, और ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की फाइंडिंग्स। उसके बाद ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोड, उसको
डिग्रेड करेगा तो आयन आरबीसी वो भी लो हो जाएंगे, तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होगा, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ओनली आरबीसी काउंट्स आर रिड्यूस्ड, बाकी सब नॉर्मल रहता है। पेरिफेरल स्मीयर में इसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक या माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक कोई भी दिख सकता है। आयन प्रोफाइल सिमिलर, सीरम आयन डिक्रीज्ड, सीरम फेरेटिन इंक्रीज्ड या नॉर्मल, बिकॉज आयन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बट नॉट रिलीज्ड। ओके, आयन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन रिलीज नहीं हो रहा, स्टोरेज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए फेरेटिन इंक्रीज़ हो सकता है। टीआईबीसी वो लो होगा क्योंकि फेरेटिन वो ज़्यादा हो गया इसलिए। सीरम ट्रांसफर रिसेप्टर का लो हो गया फेरेटिन, हाई हुआ देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लो हुआ देन अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ये उसकी फाइंडिंग याद रखनी है। हीमोग्लोबिन लो होगा, टीएलसी एंड प्लेटलेट वो नॉर्मल, एमसीवी एमसीएच वो नॉर्मल हो सकता है या लो हो सकता है। सिट्रोप्लास्टिक अनीमिया इट इज कॉज्ड ड्यू टू आयन ओवरलोड, जेनेटिक एक्स लिंक सिट्रोप्लास्टिक अनीमिया अक्वायर्ड ड्यू टू अल्कोहल, लीड पॉइजनिंग या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक आइसोनियाजिड। पैथोजेनेसिस के इसमें सिर्फ याद रखना हीम सिंथेसिस वो लो हो जाता है और वो आयन वो अक्यूमुलेट होता रहता है, आयन यूज़ नहीं होता फॉर हीम सिंथेसिस, सिर्फ अक्यूमुलेट होता रहता है गिविंग राइज टू सिट्रोप्लास्टिक अनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दिस एंजाइम, ओके, ये एंजाइम्स जो है दे हेल्प इन हीम सिंथेसिस। अब इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हुई तो हीम सिंथेसिस नहीं होगा और ये जो आयन है वो खाली रह जाएगा, यूज़ नहीं होगा, तो इंक्रीज आयन एक्यूमुलेशन होगा। क्लियर? तो एएलएस सिंथेसिस ये मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी एंजाइम होता है, एएलएस सिंथेसिस। तो हीम सिंथेसिस लो हो जाएगा, आयन यूटिलाइजेशन नहीं होगा, लीडिंग टू आयन एक्यूमुलेशन। इसमें क्या दिखेगा हमें पेरिफेरल स्मीयर में? रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के पेरीन्यूक्लियर करेक्शंस होंगे, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, इस तरह की फाइंडिंग। आयन प्रोफाइल सीरम आयन इंक्रीज, सीरम फेरेटिन वो भी इंक्रीज्ड, सीरम ट्रांसफर इन सेचुरेशन वो भी इंक्रीज, टीआईबीसी काउंट वो डिक्रीज, क्योंकि सारे आयन ट्रांसपोर्ट की जो साइट्स होती है वो यूज़ हो गई होगी, तो बाकी सारे पैरामीटर्स इंक्रीज होता है, टीआईबीसी डिक्रीज होता है। ट्रीटमेंट इज आयन किलेटर्स, एग्जाम्पल शायद डिसफेरोक्सिमाइन था, डायग्नोसिस हीमोग्लोबिन लो, एमसीवी एमसीएचसी वो भी लो। पेरिफेरल स्मीयर में कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग होगी, आगे हमने देखी थी फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग, इसमें होती है कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग विथ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर। सीरम फेरेटिन हाई, आयन हाई, टीआईबीसी लो एंड ट्रांसफर सैचुरेशन वो भी हाई। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आगे देख लिए थे। फैंकोनिस अनीमिया इट इज़ पैनसाइटोपिनिया विथ हाइपोसेलुलर मैरो, कुछ बड़ा नहीं, बस ये तो ये था।